सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में क्यों है और यह प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच एक नया फ्लैश पॉइंट क्यों बन गया है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो इस बार वायनाड की जगह उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी में कहा कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है और अब वो हमेशा के लिए काशी और उत्तर प्रदेश के हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अब सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश पर केंद्रित हो गई है, जिसमें न तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को छोड़ना चाहते हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश को छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2014 और 2019 में भी चुनाव जीतने के बाद वाराणसी आए थे, लेकिन इस बार का उनका काशी दौरा कई मायनों में अलग है। पहली बात तो ये कि पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद एक रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। यह पिछली बार है, लेकिन इस बार चुनाव नतीजे आने के बाद वो पहली बार जब वाराणसी आज गए हैं तो इस बार उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि किसानों और काशी के आम लोगों को संबोधित किया। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इसलिए वाराणसी आए थे क्योंकि वो वाराणसी के लोगों को उन्हें अपना सांसद चुनने के लिए धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन इस बार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी किसानों को साधने के मकसद से वाराणसी आए और आज उन्होंने वाराणसी से देश भर के 9 करोड़ 60 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किस्त जारी की। तो ये किस्त जारी करने के लिए वो वाराणसी आए और कुल 20,000 करोड़ रुपए आज किसानों के बैंक खातों में मोदी सरकार ने जमा करा दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में आज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत किसानों और गरीबों से की है और अब वो देश के किसानों के लिए आगे चलकर बहुत कुछ करने वाले हैं। तो मैं आपको यह बता रहा था कि जिस तरह की चुनावी रैलियां आपने अभी देखी हैं, जैसी रैली आज प्रधानमंत्री मोदी ने की है, असल में इस तरह की रैलियां हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता सिर्फ चुनाव के दौरान करते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान करते हैं। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए अभी से दोबारा उतने ही परिश्रम के साथ वापस वाराणसी लौटे हैं और वैसी ही मेहनत कर रहे हैं जैसी वो चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव से पहले कर रहे थे। और आज उन्होंने लगभग वैसी ही एक रैली की जैसी चुनावी रैलियां होती हैं और काशी के लोगों के साथ अब वो एक नए तरह का रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने, आपने देखा कि वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें उन्होंने बात की उनके साथ, काशी के लोगों की अपनी भाषा में। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काशी के लोगों के साथ इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए और इस रिश्ते को और ज्यादा अपनापन दिया जाए। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में हो रही इस राजनीति का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है और इस विश्लेषण को आप इन 5 बातों से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अब क्यों पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अगले 5 साल तक। और जिसे भी उत्तर प्रदेश को जीतना है उसे अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, आज से, अभी से, यहीं से मेहनत करनी पड़ेगी। चुनाव का इंतजार करने का समय नहीं है। पहली बात, अगले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों को तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तैयारी शुरू कर दी है आज से ही। और अब उत्तर प्रदेश में राजनीति के भी 2 केंद्र बन गए हैं। पहला केंद्र है वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री मोदी खुद सांसद हैं, और दूसरा केंद्र बन जाएगा रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। और वाराणसी और रायबरेली के बीच सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का जो मुख्यालय होगा राजनीति का, वो होगा रायबरेली, और प्रधानमंत्री का जो राजनीति का, रणनीति का मुख्यालय होगा वो होगा वाराणसी। और दोनों के बीच में लगभग 250 किलोमीटर का फर्क है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति हिंदी हार्टलैंड यानी हिंदी भाषी दूसरे राज्यों को भी बहुत प्रभावित करती है और सीटें तो यहां सबसे ज्यादा हैं ही। और इसीलिए राहुल गांधी रायबरेली का प्रतिनिधित्व करके उत्तर प्रदेश में अब और ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्तर प्रदेश में हुए उलटफेर की कहानी को फिर से पलटने के लिए आज से ही
परिश्रम शुरू कर दिया है और हो सकता है कि अब अगले 5 वर्षों में आप प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में ज्यादा यात्राएं करते हुए देखें। उत्तर प्रदेश में ज्यादा बार आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। और राहुल गांधी ने भी यह तय कर लिया है, इसीलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली की सीट को रख लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति करनी है भारत में, हिंदी बेल्ट की अगर राजनीति करनी है, तो वो राजनीति रायबरेली से ही हो सकती है, वायनाड से नहीं हो सकती। और राहुल गांधी को इसलिए भी इस बार थोड़ा ज्यादा पुश मिला है, बूस्ट मिला है, क्योंकि उनकी उम्मीदों के विपरीत कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरी बात, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में इस बार प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर पिछली बार के चुनावों से कम रहा है। 2014 में उन्हें 56.3% वोट मिले थे और उन्होंने 3,71,000 वोटों से चुनाव जीता था। फिर 2019 में उन्हें उससे भी ज्यादा 63.6% वोट मिले और उन्होंने 4,79,000 वोटों से चुनाव जीता, जबकि इस बार उन्हें 54.2% वोट मिले हैं और उन्होंने 1,52,000 वोटों से चुनाव जीता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो 2014 में 56% वोट मिले, 19 में 63% और इस बार 54% वोट उन्हें मिले हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर अजय राय की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ी होती तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाते, ऐसा उनका दावा है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत का इतना ही भरोसा था तो फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से चुनाव न लड़ाएं? लड़ा देते और जिता लेते। लेकिन जब चुनाव लड़ी ही नहीं, उसके बाद ये दावा बेकार की बात है। और अब भी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली की जगह वायनाड से उपचुनाव क्यों लड़ रही है? वो अमेठी से भी लड़ सकती थी, रायबरेली से भी लड़ सकती थी, लेकिन पार्टी उन्हें भेज रही है वायनाड। क्या यह बात सच नहीं है कि रायबरेली की तुलना में वायनाड सीट पर काफी कम जोखिम है? हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण में नेता जनता के चरणों में होते हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, और दूसरे चरण में जनता नेता के चरणों में होती है जब वोट मिल चुका होता है। और इस बात को आप आज इन तस्वीरों से समझ सकते हैं जो महाराष्ट्र से आई हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले की हैं, जिनमें इन तस्वीरों में वो कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता से अपने पैरों में लगी कीचड़ को साफ करवा रहे हैं और वहां मौजूद लोगों को इस पर बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं थी। जरा देखिए ध्यान से। ये तस्वीरें हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। ये तस्वीरें हमारे देश के नेताओं और उनके वोटर के रिश्ते को कमजोर करती हैं। और इसमें होना क्या चाहिए था? नाना पटोले को अपने पैर अपने हाथों से खुद धोने चाहिए थे, होना यह चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी और व्यक्ति से अपने पैर साफ करवाए, अपने पैर धुलवाए। कैमरे सामने आजकल चल रहे थे। आजकल की अच्छी बात जानते हैं क्या है? पहले भी ये सब होता था, लेकिन अब क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल फोन है, सबके पास, सबकी जेब में एक कैमरा है, और जैसे ही कुछ होता है तुरंत उसका एक वीडियो बन जाता है, उसकी रील बन जाती है, और ये फिर जो तस्वीरें होती हैं ये पूरे देश में इनका प्रचार होता है। तो आज ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली तस्वीरें हैं। हमारे देश में बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी खुद ये कहते हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूं, और असल में एक भारत जैसे लोकतंत्र में नेता जो हैं वो जनता के सेवक होते हैं। जनता उन्हें मौका देती है, जनता खुद झोंपड़े में रहती है, लेकिन अपने सेवक को स्विमिंग पूल वाले बंगले में अपना वोट देकर बैठा देती है। फिर वो स्विमिंग पूल वाले बंगले में रहने वाला नेता जो चुनाव से पहले हमारे देश की जनता के पैर छूता है और कहता है कि मुझे याद रखिएगा, मुझे ही वोट दीजिएगा, वोट मिलने के बाद फिर वो उसी जनता से कहता है कि मेरे पैर साफ करो, और फिर वो जनता अगले 5 साल तक उस नेता के पैर छूती है, वो उसके चरणों में पड़ी रहती है। हमारे लोकतंत्र की सबसे खराब बात और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, और इसे नेता तो ठीक कभी नहीं करेंगे। इसे ठीक कर सकती है हमारे देश की जनता,
हमारे देश के वोटर। इसलिए जब भी आप ऐसी तस्वीरों को देखें, अपनी डायरी में नोट करके हमेशा आपको ये रख लेनी चाहिए। और चुनाव से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कभी भी इस तरह के व्यवहार को और इस तरह की तस्वीरों को आप भूलिए नहीं। इन्हें हमेशा अपने दिल में और अपने दिमाग में याद करके रखिए, इन्हें लिख कर रख लीजिए ताकि आप इन्हें भूल ना पाएं। और उसके बाद चाहे कोई जाति आपके सामने आ जाए, चाहे कोई धर्म आ जाए, चाहे कोई सोशल इंजीनियरिंग आ जाए, चाहे कोई नेता, चाहे वो आपकी जाति का हो या किसी और जाति का हो, आप तब भी इन तस्वीरों को भूलें नहीं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये आपके सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसने आटे के लिए संघर्ष कर रहे पाकिस्तान को एक नई चिंता में डाल दिया है। 25 वर्षों के बाद भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है और इसलिए वोटों की रेस तो अभी तक हमने आपको दिखाई, अब परमाणु हथियारों की रेस आपको दिखाते हैं, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच परमाणु हथियारों की भी एक रेस चल रही है। और इस रेस में भारत के पास अब 172 परमाणु हथियार हो गए हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 170 परमाणु हथियार हैं। और पिछले एक साल में भारत ने 8 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में एक भी नया परमाणु हथियार विकसित नहीं किया है। और करेगा भी कैसे, उसके पास पैसा है ही नहीं। खाने का पैसा नहीं है तो परमाणु हथियार बनाकर क्या करेगा और कहां से बनाएगा? यह सारी जानकारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी नई रिपोर्ट में दी है और इसमें यह बताया गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार आज भी रशिया के पास है, जबकि दुनिया के 84% परमाणु हथियार सिर्फ रशिया और अमेरिका के पास हैं। यानी इन दोनों देशों को अगर आप मिला लें तो 84% परमाणु हथियार सिर्फ दो देश रशिया और अमेरिका के पास है, बाकी के पास तो बहुत थोड़े थोड़े हथियार हैं। देखिए, जरा नजर डालिए, रशिया के पास 4380 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 3708, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान 170, इजराइल 90 और उत्तर कोरिया के पास कुल 50 परमाणु हथियार हैं। तो यह है परमाणु हथियारों की रेस पूरी दुनिया में। ये देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। किसके पास कितने हैं आपने यहां देख लिया। सबसे बड़ी बात यह कि जो अमेरिका खुद को दुनिया में शांति और लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, उसने सबसे ज्यादा 1770 परमाणु हथियारों को युद्ध के लिए तैनात किया हुआ है, जबकि जिस रशिया को पश्चिमी देश दुनिया की शांति के लिए खतरा मानते हैं, उस रशिया ने पिछले एक साल में अपने परमाणु हथियारों की संख्या को घटाया है। और ऐसा करने वाला रशिया दुनिया का इकलौता देश है जिसने अपनी संख्या को घटा दिया है। वर्ष 2023 में रशिया के पास 4489 परमाणु हथियार थे, जो अब 4380 रह गए हैं और रशिया ने 109 परमाणु हथियारों को इस साल कम किया है। पूरी दुनिया में परमाणु संपन्न 9 देश हैं और इन 9 देशों में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनके परमाणु हथियारों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले वृद्धि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा चीन ने 90, उत्तर कोरिया ने 20 और भारत ने पिछले एक साल में 8 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं। इसके अलावा परमाणु हथियारों पर वैश्विक खर्च 13% बढ़कर अब 7,63,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 4,30,000 करोड़ रुपए अमेरिका ने खर्च किए हैं, 99,000 करोड़ रुपए चीन ने, 69,000 करोड़ रुपए रशिया ने, 67,000 करोड़ ब्रिटेन ने, 51,000 करोड़ फ्रांस ने, 22,000 करोड़ हमारे देश भारत ने, 9,000 करोड़ इजराइल ने और 8300 करोड़ पाकिस्तान और 7,500 करोड़ रुपए उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों पर खर्च किया है। यह इनका खर्चा है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आज का भारत एक नया भारत है जिसने परमाणु हथियारों को लेकर अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। पहले भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और उनके लॉन्चर्स को अलग अलग रखता था और हम दुनिया को यह साबित करने में लगे रहते थे कि हम परमाणु हथियारों को कभी भी डिप्लॉय नहीं करेंगे। मतलब हमने बनाकर रख लिए लेकिन हमने उन्हें तैनात नहीं किया है, हम उन्हें तैनात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दूसरे देशों से सर्टिफिकेट चाहिए होता था और हम हमेशा बैकफुट पर रहते थे कि हमने बना तो लिया, हमें लगता था कि हमने परमाणु हथियार बनाकर बड़ी गलती कर दी। बड़े देश तो बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, और इसे लेकर हम हमेशा अपना बचाव करते रहते थे। बार बार ये कहते थे कि हमने बना तो लिया लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज ट्रीटी पर साइन करेंगे, पहली बार हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब कोई हम पर हमला करेगा तभी हम इस्तेमाल करेंगे, हम उन्हें तैनात नहीं करेंगे।
यानी डरे रहते थे। लेकिन अब मोदी सरकार में स्थिति बदल गई और अब भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और उनके लॉन्चर्स को एक साथ निर्धारित स्थानों पर तैनात करके रख रहा है, जिससे यह पता चलता है कि अब हमारा देश अपने परमाणु हथियारों की शक्ति को लेकर किसी दूसरे देश के दबाव में बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आपको यह बताएंगे कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि भीषण गर्मी और लू से अब लोगों को दिन तो छोड़ दीजिए, रात में भी राहत नहीं मिल रही है। और स्थिति यह हो गई है कि उत्तर भारत के राज्यों में शाम को 7 बजे से देर रात 3 बजे तक या सुबह 3 बजे तक न्यूनतम तापमान उतना ही है जितना पहले अधिकतम तापमान होता था। और इस गर्मी के कारण अब लोगों के घरों में बिना गीजर के ही नल से तपता हुआ गर्मा गर्म पानी आ रहा है। गीजर आपके घर में आपने ऑन नहीं करके रखा, लेकिन जब नल खोलेंगे तो एकदम गर्म पानी आएगा। और खास बात जो आपको आज हम बता रहे हैं वो ये कि पहले दिन में गर्मी पड़ती थी लेकिन रात में कुछ राहत मिल जाती थी। आजकल रात में भी उतनी ही गर्मी पड़ रही है, यानी ना तो दिन में आपको आराम मिलेगा ना रात को आराम मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में वर्ष 2018 के बाद पहली बार जून के महीने में रात का न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, जो सामान्य तापमान से 6 डिग्री ज्यादा है। 6 डिग्री ज्यादा बहुत होता है। और यहां बात सिर्फ अकेले दिल्ली की नहीं है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में सुबह 7 बजे मौसम दोपहर जैसा हो जाता है और रात को 2 से 3 बजे भी इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि इस गर्मी के कारण सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही 107 लोग मर चुके हैं और इनमें भी 27 लोगों की मौत रात के वक्त हीट स्ट्रोक के कारण हुई। और इस बार लू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिस जून के महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लू चलती थी, उस जून के महीने में इस बार सिर्फ 18 दिनों में 6 दिन लू का प्रकोप रहा है। और स्थिति यह है कि इस बार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और ठंडे राज्यों के कई इलाके भी गर्मी में बुरी तरह से झुलस रहे हैं। और यह बात सामान्य बात नहीं है। इस बार गर्मी और लू इसलिए अलग है क्योंकि इस बार सूरज ढलने के बाद भी रात को इतनी गर्मी पड़ रही है जितनी गर्मी दुबई में दोपहर के वक्त भी नहीं पड़ती। और इसलिए मौसम वैज्ञानिक इस भीषण गर्मी को खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी बता रहे हैं। अब ये घंटी हमारे देश के लोग, हमारी सरकारें हो सकता है ना सुन रहे हो, लेकिन ये खतरे की घंटी है। अलग अलग राज्यों के सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी किए गए बयानों के मुताबिक रात में न्यूनतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस होने के कारण लोगों की हीट स्ट्रोक से मौतें हो रही हैं। और ये सारे कौन लोग हैं? ये सारे गरीब और आम लोग हैं जिनके घरों में पंखा भी नहीं है, कूलर नहीं है, एयर कंडीशनर नहीं है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई हैं, जहां एक कांस्टेबल की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। और बड़ी बात यह कि जब ये कांस्टेबल हीट स्ट्रोक के बाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब दूसरे पुलिसकर्मी इसकी जान बचाने की बजाय इसका वीडियो बना रहे थे। आप जब गर्मी और लू से मरने वाले लोगों की पृष्ठभूमि देखेंगे तो ये सारे लोग आपको गरीब मिलेंगे, गरीब जाति से मिलेंगे। और मैं बार बार हमेशा आपको यह बताता हूं, हमारा देश वैसे तो जातियों में बटा हुआ है, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, बहुत तरह की जातियां, ओबीसी, लेकिन सबसे बड़ी जाति होती है गरीबी की जाति। और सबसे खराब और सबसे पिछड़ी जो जाति है वो है गरीब की जाति। और इस बार भी गर्मी से ये गरीब ही मर रहे हैं। और यही आज का कड़वा सच है, जिसमें मौत तो अमीर और गरीब में कभी भेदभाव नहीं करती। मौत हमेशा समय पर आती है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे बड़े बंगले में रहता हो या झोपड़ी में रहता हो, लेकिन गर्मी भेदभाव करती है। और आज इस गर्मी की वजह से गरीबों की नींद सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। भारत के 70% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ 1.2% परिवार ही ऐसे हैं जिनके घरों में एसी लगा है, जबकि शहरों में यह आंकड़ा सिर्फ 12.6% का है। आपने कभी सोचा है कि भारत में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, टीवी है, दूसरी तमाम सुविधाएं हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं है। और अक्सर हमारे देश में आपने देखा होगा, लोग आजकल चिड़चिड़े रहते हैं, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बात बात पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बात बात पर वो अपना आपा खो बैठते हैं। आप कभी अपने घर के बाहर सड़क पर जाइए, आपको ऐसा लगेगा जैसे सड़क पर हर व्यक्ति गुस्से में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मी और उमस इन लोगों को कभी भी अच्छी नींद लेने नहीं देती। और सोचिए, जब देश के कामकाजी लोग, जिनकी संख्या करोड़ों में है, आप सोचिए हमारे देश के लगभग 80, 90, 100 करोड़ लोग अगर हफ्तों से, महीनों से रात को ठीक से सोए नहीं है और ठीक से जागे नहीं है,
तो फिर दिन भर उनका व्यवहार कैसा होगा?